अध्याय 131 अंधेरे शहर की यात्रा। कभी महान रहे शहर के शोकाकुल खंडहर उनके चारों ओर एक वीरान पत्थर की भूल भुलैया की तरह फैले हुए थे। ऊपर धूसर आसमान और चार तनावग्रस्त स्लीपरों के समूह के चारों ओर बस सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी विशालकाय कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। सनी को लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि डार्क सिटी की भयावह परछाइयों में अनगिनत खौफनाक चीजें छिपी हैं। एक भी गलत मोड़ उन्हें भयंकर संकट में डाल सकता था। इस प्राचीन खंडहर में उनके पास अपनी जान अपने मार्गदर्शक के हाथों में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह गाइड कोई उदास मृत कवि नहीं थी, बल्कि एक लंबी, बेहद आकर्षक युवती थी जो एक सुखद रूप से प्रकट करने वाले पुराने कवच से सुसज्जित थी। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में सनी को एक बेकार लेखक की बजाय एक योद्धा की संगति ज्यादा पसंद थी। दरअसल हालात का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे ऐसी किसी भी स्थिति की कल्पना करने में दिक्कत हो रही थी जहां एक लेखक मददगार साबित हो। उसकी जानकारी के अनुसार सभी लेखक आलसी, प्रतिभाहीन होते हैं, जिनका असली हुनर ईमानदार लोगों से पैसे ऐंठना और उन्हें क्रूर क्लिफहैंग से परेशान करके खुश होना होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से किसी की भी पीठ एफी जैसी नहीं थी। ओह रुको, क्या? अपने मन को शांत करते हुए सनी ने भौहें चढ़ाईं और खुद को याद दिलाया कि वह अपनी भावनाओं पर काबू रखे। एक तरह से ये कठोर आवश्यकता एक वरदान थी। उजड़े हुए शहर की खतरनाक हकीकत ने उन्हें उस कड़वी निराशा पर ध्यान केंद्रित करने से रोक दिया जो पिछले दिन के भयावह रहस्योद्घाटन के बाद उनके दिलों पर छा गई थी। उन्हें बस एक पैर दूसरे के आगे रखना था और किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना था। एक एक कदम इसी तरह वह जिंदा रहने वाला था। एक गहरी सांस लेकर सनी ने चारों ओर नजर घुमाए और चलना जारी रखा। जैसा कि एफी ने कहा था, खंडहरों से गुजरना एक धीमी और कठिन परीक्षा साबित हुआ। शिकारी उन्हें चौड़ी और संकरी गलियों की जटिल भूल भुलैया से गुजरते हुए एक अजीब, पेचीदा रास्ते पर ले जा रही थी, जिसे सिर्फ वही जानती थी। अक्सर उन्हें रुककर छिपना पड़ता था, किसी अनदेखे खतरे के गुजरने का इंतजार करते हुए। कभी वे खाली आसमान के नीचे टहलते, कभी जर्जर इमारतों में गोता लगाते और अंदर मलबे के ढेर में रेंगते हुए कुछ देर बिताते। कभी कभी एफी उन्हें आधे ढह चुके घरों से होते हुए सीधे दूसरी तरफ सुनसान गलियों में ले जाती। एक दो बार तो वे छतों पर भी चढ़ गए थे और जर्जर टाइलों या नंगे सहारे के बीमों पर चलकर, विशाल खाइयों को कूदकर और लकड़ी के अधसड़े तख्तों पर संतुलन बनाकर आगे बढ़े थे, जिन्हें किसी ने खास तौर पर चौड़ी खाई को पाटने के लिए वहां रखा था। इन पलों में नेफ या सनी कैसी को अपनी बाहों में उठा लेते थे। सनी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ इमारतों के अंदरूनी हिस्से अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां के निवासी कुछ ही दिन पहले यहां से गए हों, जबकि वास्तव में हजारों साल बीत चुके थे। इसी वजह से वह इस प्राचीन शहर के निवासियों की उस समय की जिंदगी की झलक देख पा रहा था। यह एक अजीब और भयावह दृश्य था। वह ये भी साफ साफ समझ पा रहा था कि एफी वाकई खंडहरों को अच्छी तरह जानती थी। वे जहां भी गए वहां उसकी पिछली यात्राओं और तैयारियों के निशान थे। छतों के बीच की दरारों पर बिछाए गए तख्तों से लेकर अस्थायी रास्तों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए भारी पत्थर के स्लैब तक, ये साफ था कि उसने इस जानलेवा भूल भुलैया के बड़े हिस्से को अपने निजी शिकारगाह में बदलने में सालों की मेहनत की थी। उस बेफिक्र युवती के लिए उसके मन में एक नया सम्मान जाग उठा था। उसने शापित खंडहरों से होकर यात्रा करना लगभग सुरक्षित और आसान बना दिया था। हालांकि वह जानता था कि यह सच से कोसों दूर है। दरअसल उसे शक था कि मौत लगातार उनके पीछे पड़ी है, जिसे एफी की सूझबूझ और समय पर लिए गए फैसले ने मुश्किल से रोका है। कई ताज़ी लाशें जिन पर वे ठोकर खाकर गिरे थे, इस बात का साफ संकेत थी कि डार्क सिटी में जिंदगी का कहर बरपा हुआ है। यहाँ तक कि भयानक दुर्जन्म प्राणी भी सुरक्षित नहीं थे। कई बार उन्हें दूर से पत्थरों पर पंजों की रगड़ की आवाज़ें सुनाई दी, भारी कदमों से जमीन कांपती हुई आवाज़ें महसूस हुई, या बादलों के बीच से तेजी से गिरती परछाइयों पर ध्यान गया। ऐसे पलों में एफी या तो तुरंत अपना रास्ता बदल देती या फिर कोई छुपी हुई जगह ढूंढ ही लेती। उनसे मिलना सचमुच एक दुर्लभ सौभाग्य था, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ सनी और भी उदास होता जा रहा था। इस शापित जगह में उनका भविष्य चाहे कैसा भी हो, उसे जरा भी शक नहीं था कि उन्हें खाने के लिए शिकार भी करना पड़ेगा। इसका मतलब था कि उसे भी वही सब सीखना होगा जो एफी ने सीखा था, और शायद उससे भी ज्यादा। ये काम बेहद मुश्किल लग रहा था। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि वह इसे पूरा कर पाएगा। कम से कम वह ये काम अकेले तो नहीं करने वाला था। चेंजिंग स्टार और कैसी का साथ था।
उनकी मौजूदगी ने उसे शांत कर दिया। इस भयानक नर्क में अकेले रहना, वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। ऐसी मनहूस जिंदगी उसे जरूर मार डालेगी, और अगर नहीं भी तो कम से कम पागल तो कर ही देगी। उस वक्त तो वह जिंदा भी नहीं रहना चाहेगा। भला कौन ऐसी तकलीफ सहना चाहेगा? ऐसी चीज के बारे में क्यों सोचे जो कभी होने वाली नहीं है। नाफिस और कैसी की ओर देखते हुए सनी ने मुस्कुराहट छुपा ली और एफी के पास जाने के लिए जल्दी से दौड़ा। जरा सोचिए, उसकी हालत उस जिद्दी शिकारी से कहीं बेहतर थी। उसके पास भरोसेमंद साथी थे जिनके साथ उसने विश्वास और साथ का रिश्ता बनाया था। उन तीनों ने एक दूसरे को और मजबूत बनाया। इससे भी बढ़कर उसका अपना पहलू उसे एक समान व्यापक शारीरिक संवर्धन क्षमता प्रदान करने में सक्षम था, हालांकि उसका एक कमतर संस्करण। हालांकि ये कहीं अधिक बहुमुखी था, जिससे वह संवर्धन प्रभाव को स्मृतियों और निर्जीव वस्तुओं पर स्थानांतरित कर सकता था, और बिना देखे घूमने और चारों ओर देखने की उसकी अमूल्य क्षमता का तो कहना ही क्या। सनी अपनी परछाई की सेवाएं एफी को देने को तैयार था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कितना सुरक्षित होगा। अगर इन खंडहरों में विचारों और भावनाओं को महसूस करने में सक्षम जीव हैं, तो क्या संभावना है कि उनमें से कुछ परछाई की नज़र को भी महसूस कर पाएं। उसे परछाई को अपने आप इधर उधर घूमने देने से पहले और सीखना और प्रयोग करना होगा। इन विचारों ने उसे थोड़ा खुश कर दिया था। ... जल्द ही, जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा, वे अंततः उस पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गए जिस पर वह शानदार महल खड़ा था। सनी ने ऊपर देखा, उसे लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। एक भारी और बेचैनी भरी भावना ने उसके मन को जकड़ लिया। आगे जो कुछ हुआ, उसके आधार पर उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी, या तो बेहतर के लिए या बदतर के लिए। अध्याय 132 रेखा का अंत। शापित शहर के केंद्र में खंडहरों के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी खड़ी थी। उसकी तलहटी में, विनाश के बीच, शुद्ध सफेद संगमरमर से बना एक मिहराब खड़ा था। वह अक्षुअल और बेदाग था, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे सर्वव्यापी अंधकार के एंट्रोपिक स्पर्श से बचा रखा हो। मिहराब के पार सफेद पत्थरों से पक्की एक चौड़ी सड़क पहाड़ी पर चढ़ती थी। जब वे मिहराब के नीचे से गुजर रहे थे, सनी ने ऊपर देखा और कल्पना करने की कोशिश की कि दूर अतीत में उत्सवी वेशभूषा में सजे लोगों की भीड़ भी ऐसा ही करती होगी। ये सोचना कठिन और थोड़ा दिल तोड़ने वाला था कि रहस्यमयी आपदा से पहले ये प्राचीन शहर कैसा दिखता होगा। अपना सिर घुमाए बिना एफी ने उदास स्वर में कहा, खंडहरों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई दुर्लभ प्राणी किसी कारण से जाने से बचते हैं। महल ऐसी ही जगहों में से एक है। मुझे बताया गया था कि जब स्लीपर्स का मूल समूह शहर में पैर जमाने की उम्मीद में यहाँ आया था, तो सिंहासन कक्ष में केवल एक स्पायर मैसेंजर घोंसला बना रहा था और आसपास कोई अन्य राक्षस नहीं था। वे पागल लोग वास्तव में उसे मारने में कामयाब रहे। नेफिस ने उसे एक नज़र देखा। स्पायर मैसेंजर, शिकारी हंसी, काले पंखों और पीले शरीर वाले बड़े बदसूरत कमीने, तुमने उन्हें भूल भुलैया में शिकार करते देखा होगा। वे स्पायर से आते हैं। बदलते सितारे ने हिचकिचाहट दिखाए। उनका पद और वर्ग क्या है? एफी थोड़ा कांप उठी। गिरे हुए जानवर, इसीलिए मैंने कहा कि वे लोग थोड़े पागल थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। वह चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली, अंततः उन्हें मारने में बहुत मेहनत लगी होगी। उस आखिरी बयान से गंभीर मनोदशा में आकर वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। पत्थर की सड़क पहाड़ी के चारों ओर घूमती हुई धीरे धीरे उसकी खड़ी ढलानों पर चढ़ती जा रही थी। जगह जगह उसे सीढ़ियों के लंबे लंबे खंडों और दुर्जय लेकिन अजीब तरह से सुंदर किलों ने तोड़ा था। हालांकि कोई पहरा नहीं दे रहा था। पूरी सड़क खाली थी। सनी ने पत्थर की एक बैरिकेड की ओर इशारा करते हुए पूछा, वहां कोई चौकीदार क्यों नहीं है? एफी ने कंधे उचकाए। गनलॉग में महल की दीवारों पर तैनात करने के लिए बमुश्किल ही पर्याप्त लोग हैं। हालांकि पहाड़ी की ओर आने वाली हर चीज पर उनकी नजर पड़ ही जाती है। वहां से पूरा शहर साफ दिखाई देता है और वहां सुरक्षा के कई उपाय भी किए गए हैं। उन्होंने हमें भी पहले ही देख लिया है। सनी ने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया। उसे कुछ अदृश्य, संभावित खतरनाक अजनबियों द्वारा देखे जाने का एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। ... काफी देर तक सफेद पत्थरों की घुमावदार सड़क पर चलने के बाद वे अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और शक्तिशाली महल को उसकी पूरी शान में देखा। नजदीक से देखने पर यह और भी भव्य दिखाई देता था। पहाड़ी के तल पर बने मेहराब की तरह ही प्राचीन संगमरमर से निर्मित यह मीनार मानव हाथों से बनाए गए एक सफेद पहाड़ की तरह आकाश में फैली हुई थी। सबसे आगे वाला बुर्ज चौड़ा और भव्य था,
जिसमें एक ऊंचा अलंकृत द्वार और एक भव्य सीढ़ी थी जो नीचे एक विशाल पत्थर के चबूतरे तक जाती थी जहां सड़क समाप्त होती थी। सबसे आगे वाले बुर्ज के दोनों ओर, थोड़ा आगे की ओर उठे हुए, दो अन्य बुर्जों की तरह खड़े थे, जो धनुषाकार हवाई पुलों से जुड़े थे और उनके साथ छोटे छोटे सहयोगी बुर्ज भी थे। उनके पीछे मुख्य किला और भी ऊंचा उठ गया था, मानो दूर दुनिया के ऊपर मंडराते हुए भयावह क्रिम्सन स्पायर को चुनौती दे रहा हो। छोटे छोटे टावर, शिखर और पंख यहाँ वहाँ खड़े थे, जो एक जटिल और विचित्र सामंजस्यपूर्ण संरचना बना रहे थे। पूरी संरचना अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक थी, और साथ ही उसमें से एक अदम्य दृढ़ता का भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये किला मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए बनाया गया हो। तस्वीर को खराब करने वाली एकमात्र चीज थी जंग लगी जंजीरों पर लटकी दर्जनों मानव खोपड़ियां। इस भयावह दृश्य को देखकर सनी का चेहरा उदास हो गया और उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। उसकी नज़र नीचे गई और अब उसे पत्थर के चबूतरे पर बनी दर्जनों कच्ची, अस्थायी झोपड़ियां नजर आईं। ये मलबे के टुकड़ों, सड़ती हुई लकड़ी और राक्षसों की खालों के टुकड़ों से बनी थी, जो पत्थरों से बेतरतीब ढंग से चिपकी हुई थी, मानो हवा से उड़ जाने के डर से। कुछ ही पल बाद एक अप्रिय, अजीब सी जानी पहचानी गंध उसकी नाक में घुस गई। ये झुगी झोपड़ियों की अजीब, लेकिन पहचान में न आने वाली बदबू थी। वह बदबू बाहरी इलाकों की जहरीली बदबू जैसी बिल्कुल नहीं थी, और साथ ही बिल्कुल वैसी ही थी। सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अरे, मैं घर आ गया हूँ। झोपड़ियों के बीच दुबले पतले और खाली आंखों वाले लोग अपनी दयनीय जिंदगी गुजारने में व्यस्त थे। वे गंदे चित्रों और चमकदार यादों के अजीबोगरीब मिश्रण में लिपटे हुए थे, और कवच पहने लोग बाकियों से अलग, दुर्लभ विचित्रताओं की तरह दिख रहे थे। उनमें से ज्यादातर बेहद जवान थे, सनी से मुश्किल से ही बड़े। वह जहां खड़ा था, वहीं से उनकी थकान और हताशा को महसूस कर सकता था। सनी सचमुच हंसना चाहता था। दुर्स्वप्न जादू से संक्रमित होने के बाद से उसने जो कुछ भी सहा था, आखिरकार उसका चक्र पूरा हो गया था। वह ठीक वही वापस आ गया था जहां से शुरू किया था, बस हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब थी। क्या ये सबसे मजेदार बात नहीं थी? अगर ये किस्मत नहीं थी, तो उसे पता भी नहीं था कि क्या था। ओह, विडंबना! स्टार की बदलती आवाज ने उसे उसकी कल्पना से दूर कर दिया। सनी, क्या तुम ठीक हो? उसने एक दो बार पलकें झपकाईं, फिर धीरे से उसकी ओर मुड़ा और कुछ देर रुकने के बाद बोला, हाँ, मैं तो बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा होगा, क्योंकि उसने उसे एक लंबी नज़र से देखा और फिर एक छोटा सा सिर हिलाकर मुंह मोड़ लिया। अच्छा, अभी आराम मत करो। फिर वह हैफी की ओर मुड़ी और पूछा, अब क्या करें? शिकारी ने चारों ओर देखा और कंधे उचका दिए। जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम उससे पहले ही कोई आश्रय ढूंढ लो। आसपास कोई खाली झोपड़ी ढूंढ लो। हर मौसम में कितने लोग मरते हैं, इसलिए वहां हमेशा बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं। वरना तुम में से दो लोग श्रद्धांजलि देकर महल में जा सकते हो, लेकिन तीसरे को तो यही रहना होगा। बदलते सितारे ने कुछ देर रुककर कहा, आप कैसे हैं? एफी मुस्कुराई, मेरा क्या, वो आलीशान एक बेडरूम वाला कॉटेज मेरा है। ध्यान रहे, वो यहाँ मिलने वाली सबसे घटिया चीज़ों से बना है। हालांकि है तो घटिया ही। खैर, मैं घर जा रहा हूँ, अपने लिए भरपेट खाना बनाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गया हूँ। माफ करना, मैं मेहमानों की मेज़बानी नहीं करता। नेफिस ने उसे घूर कर देखा। जाहिर है कि वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने केवल सिर हिला दिया। मैं समझ गया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं इसे नहीं भूलूंगा। एफी मुस्कुराए, उसके कंधे पर थपथपाया और सनी और कैसी की ओर मुड़ी। अलविदा, मूर्ख, ब्यू, गुड़िया, फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर वही खुशनुमा धुन बजाते हुए चली गई। वे तीनों अचानक अकेले रह गए, खो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बाहरी बस्ती के निवासियों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कभी कभार उन तीन युवा अजनबियों पर एक उदासी नजर डाल दी। सिर्फ कैसी की खूबसूरती ने ही कुछ गहरी गहरी मोहक निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। लगभग 1 मिनट तक सन्नाटे में रहने के बाद चेंजिंग स्टार ने झिझकते हुए रोलिंग स्टोन के अवशेषों से एकत्रित 2 आत्मा के टुकड़े निकाले और अपने हाथ में पड़े चमकते क्रिस्टल को देखा। उन्हें निर्णय लेना था। अध्याय 133 विदाई। नेफिस ने झिलमिलाते क्रिस्टल पकड़े हुए भारी भाव से उन्हें देखा। सनी भी उन क्रिस्टलों को घूर रहा था, उसका दिमाग गहरे विचारों से भरा हुआ था। बिखरी हुई आत्माओं के अवशेष शाम के धुंधलके में धीरे धीरे चमक रहे थे।
उनके आसपास बाहरी बस्ती के निवासी रात होने से पहले अपनी दयनीय झोपड़ियों में घुसने की जल्दी में थे। सूरज पहले ही क्रिम्सन स्पायर के विशालकाय आकार के पीछे छिप चुका था और दुनिया को अपनी भयावह छाया में डुबो रहा था। हवा भय और चिंता से भरी हुई थी। वह मुंह बनाकर बोला, आप किस बारे में सोच रहे हैं? चेंजिंग स्टार ने आह भरी और ऊपर देखा। उसका हाथी दांत जैसा चेहरा कठोर और विचारमग्न था। वह कुछ देर चुप रही और फिर अपने सामान्य शांत स्वर में बोली, हमें अलग हो जाना चाहिए। सनी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। आप जानते हैं कि आमतौर पर क्या होता है जब लोग इस तरह की स्थितियों में अलग हो जाते हैं, है ना? वह अपनी ठंडी ग्रे आंखों में कोई हास्य नहीं लिए उसे घूरती रही। यह कोई ड्रामा नहीं है सनी। हमारे पास हम दोनों के लिए 1 हफ्ते तक खाना और रहने की व्यवस्था करने के साधन हैं। इस मौके को हाथ से जाने देने का कोई कारण नहीं है। कैसी उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। लेकिन तीसरे के बारे में क्या? उनके बीच एक असहज सन्नाटा छाया हुआ था जो केवल सीटी बजाती हवा से टूट रहा था। सनी ने अंधी लड़की की ओर देखा, फिर नेफिस की ओर और अंत में खुद की ओर। उनमें से कौन कड़ाके की ठंड में भूखा रहेगा जबकि बाकी 2 महल की आरामदायक सुरक्षा में पेट भर खा रहे होंगे? उसने सोचा कि उसे कुछ आभास हो गया है। मुझे और क्या उम्मीद थी? उन्हें मानव सभ्यता तक पहुंचे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। खैर, इस घृणित यातना स्थल में जो भी हुआ और भूल भुलैया की भट्टी में उनके बीच जो अस्थायी संबंध स्थापित हुआ था वह पहले ही टूटने लगा था। जैसा कि उसने सोचा था, अब उनके रिश्ते का स्वरूप बदलने वाला था क्योंकि अब वे पूरी दुनिया में आखिरी 3 लोग नहीं थे जिनके पास एक दूसरे के अलावा किसी और पर भरोसा करने का कोई नहीं था। क्या ये रिश्ता उस सख्त जरूरत के बिना टिके रहने के लिए पर्याप्त मजबूत था? उसे यकीन नहीं था। सनी जिंदगी भर किसी भी ग्रुप में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। उसे नहीं पता था कि इस बार कुछ अलग होगा या नहीं। जैसे ही उसकी असुरक्षा नियंत्रण से बाहर होने की धमकी देने लगी, नेफिस ने आह भरी और उसे आत्मा के टुकड़े सौंप दिए। लो, कैसी को अंदर ले जाओ। उसने उसके हाथ को घूरा, फिर तेजी से ऊपर देखा। उसके दिल में भावनाओं का एक अजीब सा तूफान उमड़ पड़ा। आश्चर्य था, खुशी थी, चिंता थी, लेकिन साथ ही बेवजह शर्म और आक्रोश का एक गहरा एहसास भी था। इन सब भावनाओं से कैसे निपटे यह न जानते हुए उसने मुंह बनाया और पूछा, मैं क्यों? चेंजिंग स्टार ने बस एक भौं उठाई। अपना सिर हिलाते हुए सनी ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तुम अचानक इतने दयालु क्यों हो गए। क्या ये किसी गलतफहमी की वजह से है? नेफिस ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, मैं कभी भी महान नहीं रहा, मैं कभी भी दयालु नहीं रहा। उसने पलकें झपकाईं, नेफ को चुटकी काटने और यह सुनिश्चित करने की इच्छा से जूझते हुए कि वह जाग रही है। क्या वह खुद से मिली थी? अगर वह महान नहीं थी तो कौन था? इस बीच चेंजिंग स्टार ने कंधे उचका दिए और दूसरी ओर देखने लगा। ये सबसे अच्छा विकल्प है। अभी हमें सबसे ज्यादा जानकारी की जरूरत है। परछाई की मदद से आप महल में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जान पाएंगे। जब आप अंदर जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे, मैं भी यहाँ यही काम करूँगा। हम 1 हफ्ते में मिलेंगे, अपनी जानकारियाँ साझा करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सनी बस उसे देखता रहा। क्या नेफ ने खुद को भी उसकी तरह ही निंदक और व्यवहारिक साबित कर दिया था? एक बार फिर उसे अजीब सी भावनाओं का एहसास हुआ। वह उसकी भावुकता की कमी से एक साथ खुश और आहत था। हालांकि ये बात कि उसने मान लिया था कि वे साथ काम करना जारी रखेंगे, मानो ये तय हो, उसके ध्यान से नहीं बच पाए। न जाने क्यों इस छोटी सी बात ने सनी को एक गर्मजोशी का एहसास दिलाया। नफिस ने उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा हमारे व्यापार की शर्तें भी खत्म हो गई हैं। तुमने वादा किया था कि महल जाते समय तुम लूट का अपना हिस्सा छोड़ दोगे। खैर, अब हम आ गए। वह पत्थर का जीव तुम्हारा शिकार था, इसलिए ये टुकड़े तुम्हारे हक के हैं। व्यापार? कौन सा व्यापार? अरे हाँ, चेंजिंग स्टार के साथ उसने जो सौदा किया था, उससे तलवारबाजी सीखने के लिए और यह छुपाने के लिए कि उसके पास आत्मा के टुकड़े सोखने का कोई तरीका नहीं है। वह लगभग भूल ही गया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब जब सनी को उसके अस्तित्व की याद आ गई थी और उसे एहसास हो गया था कि अब वो खत्म हो चुका है, तो उसे अचानक अफसोस हुआ। मानो उन चंद डोरों में से एक जो उन्हें एक साथ जोड़ती थी, अचानक टूट गई हो। एक आह भरते हुए उसने उसके हाथ से आत्मा के टुकड़े ले लिए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। ठीक है, तो फिर मैं 1 हफ्ते में तुमसे मिलूंगा, शायद। सनी ने मुंह खोला,
कुछ और कहना चाहा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। एक तरफ हटकर उसने लड़कियों को अलविदा कहने के लिए थोड़ी एकांत जगह दी। जल्द ही कैसी का नाजुक हाथ उसके कंधे पर आ गया। सनी ने अंधी लड़की की ओर देखा, कुछ देर चुप रही और फिर पूछा, क्या आप तैयार हैं? जवाब देने से पहले वह झिझकी। जवाब देते हुए उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। हाँ, ऐसा कहकर वे चले गए और नफिस को पीछे छोड़ दिया, जो उतरती रात के बढ़ते अंधेरे में अकेला खड़ा था। तारानकन तारानकन तारानकन, अंधी लड़की को राह दिखाते हुए सनी उन विशाल सीढ़ियों के पास पहुंचा जो उस भव्य संगमरमर के महल के अलंकृत द्वार की ओर जाती थी। बाहर हवा के गरजने और अंधेरे के घूंघट के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को संगमरमर की सीढ़ियों और बाहरी बस्ती के बीच के पत्थर के उस चौड़े हिस्से पर अपनी झोपड़ियां बनाने की इजाजत नहीं थी। सावधान रहो, आगे सीढ़ियां हैं। कैसी को चेतावनी देने के बाद उसे लगा जैसे उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई हो। न जाने क्यों उसे लगा जैसे एक बार इन सीढ़ियों पर कदम रखने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दांत पीसते हुए सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और महल की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही वे शीर्ष पर पहुंच गए और कुछ अमित्र गार्डों के सामने रुक गए। उनका रास्ता रोके दोनों युवकों ने मेमोरीज जैसे कवच पहन रखे थे और खुलेआम हथियार लहरा रहे थे, मानो किसी को भी आगाह कर रहे हों कि उनके धैर्य की परीक्षा न ले। वे अपनी घृणा छुपाने की कोशिश किए बिना सनी की तरफ देख रहे थे। तुम क्या चाहते हो, चूहे? सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने आत्मा के टुकड़े आगे बढ़ा दिए। एक गार्ड ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। अच्छा, क्या तुम इसे देखोगे? चूहा हमारे लिए एक उपहार लाया है। खिलखिलाते हुए उसने चमकते क्रिस्टल लिए और हाथ हिलाया। अंदर आ जाओ, कोई तुम्हें अंदर मिलेगा। अपनी आंखों में हत्या की भावना लिए हथियारबंद स्लीपरों को घूरने से बचने के लिए संघर्ष करते हुए सनी ने एक हल्की मुस्कान निकाली और सावधानी से उनके पास से चला गया। फिर जंग लगी जंजीरों पर लटकी दर्जनों मानव खोपड़ियों को देखकर उसने गहरी सांस ली और कैसी को महल के द्वार से अंदर ले गया। अध्याय 134 उज्ज्वल महल। जैसे ही वे अलंकृत द्वारों से गुजरे, उनके सामने एक बड़ा हॉल खुल गया। ऊपर से एक अजीब सी सरसराहट सुनकर सनी ने अपना सिर उठाया और दूर छत तक पहुंचती रंगीन कांच की ऊंची खिड़कियां देखीं। दिन के समय हॉल जरूर खूबसूरत रोशनी की झरनों से भरा रहता होगा। हालांकि इस समय कई युवतियां एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर मोटे कच्चे कपड़े की चादरें ओढ़े फुर्ती से घूम रही थीं। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की अस्थायी सीढ़ियां चरमरा रही थीं और टूट रही थीं, जिससे एक अजीब और लगभग मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कपड़े की चादरें इस तरह से बांधी जा रही हों कि रात में महल से रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बाहर न आ सके। सनी को शक था कि संगमरमर के किले की हर खिड़की को इसी तरह से ढका जा रहा होगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उनकी पीठ के पीछे एक जोरदार आवाज गूंजी। पलटकर उसने देखा कि अलंकृत द्वार बंद हो रहे हैं। बाहर मिले दो पहरेदार पहले से ही एक भारी लोहे के बोल्ट को कुर्सियां में लगा रहे थे। उनके चेहरे तनाव से लाल हो गए थे। उस विशाल छड़ का वजन उन दोनों के कुल वजन से भी ज्यादा रहा होगा। महल अब बाहरी दुनिया से सील कर दिया गया था और शापित अंधकार के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार था। अचानक सनी को पिंजरे में बंद जानवर जैसा महसूस हुआ। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने चारों ओर देखा और एक आलीशान लकड़ी की मेज देखी जो भव्य हॉल में बिल्कुल बेमिल लग रही थी। उसे संगमरमर के गढ़ के किसी और हिस्से से यहाँ घसीट कर लाया गया होगा। मेज के पीछे घबराए आंखों वाला एक दुबला पतला युवक चर्मपत्र पर कुछ लिख रहा था। पूरी चीज अजीब तरह से किसी आलीशान होटल के रिसेप्शन डेस्क जैसी लग रही थी, या यूं कहें कि सनी ने जैसी कल्पना की थी वैसी ही। जाहिर है वह असल में कभी किसी होटल में नहीं गया था। कुछ क्षण झिझकते हुए वह डेस्क के पास गया और युवक से बोला, अरे, हमें बताया गया है कि कोई हमसे अंदर मिलेगा। महल का रिसेप्शनिस्ट सहम गया और उसने अपने कागज से ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक डर का भाव उभर आया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उससे कौन बात कर रहा है, तो उसका डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अनिश्चित मुस्कान आ गई। उस युवक का चेहरा दुबला पतला और रंग पीला और अस्वस्थ था। वह भूखा और कमजोर लग रहा था, महल में रहने वालों से कहीं ज्यादा बाहरी बस्ती के उन बेचारों जैसा। हालांकि उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बाहर के लोगों की तरह उन पर किसी भी तरह के फटे पुराने निशान नहीं थे। आह मेहमानों, माफ करना, तुमने मुझे डरा दिया। स्वागत है, ब्राइट कैसल में आपका स्वागत है। वाह, तुम बिल्कुल समय पर आ गए। कुछ मिनट और लगते तो दरवाजे बंद हो जाते।
ये कहते हुए उसने दोनों गार्डों पर तनावपूर्ण नजर डाली और फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। खैर, मेरा नाम हाप है। आज मेहमानों के रहने खाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, आपको, ओह, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या आप पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? सनी ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, महसूस किया कि कैसी ने उसके कंधे को थोड़ा और कस लिया है, फिर कहा, हाँ। हाप मुस्कुराया, बधाई हो। आपको शायद अंदाजा भी न हो, लेकिन मैं भी कभी आपकी ही स्थिति में था। दरअसल, कुछ ही महीने पहले की बात है, लेकिन जब से लॉर्ड गनलॉग ने मुझ पर अपनी कृपा की है, मैं महल की सुरक्षा में रह रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। उद्धरण डॉट 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 सही। सनी को यह नहीं पता था कि वह युवक स्थानीय तानाशाह के प्रति अपनी कृतज्ञता में सच्चा था या फिर वह केवल गार्डों को सुनाने के लिए ये बातें कह रहा था, और ईमानदारी से कहे तो उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। हालांकि उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि हाप डार्क सिटी में उनके आगमन के समय से उतना हैरान नहीं था जितना एफी थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि महल में रहने वाले लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि बाहरी बस्ती में कौन और कब आया था। वे शायद यही मानेंगे कि वह और कैसी खंडहरों के पास स्थित स्वप्न लोक में प्रवेश कर गए थे और फिर पिछले 2 महीने महल में प्रवेश के लिए आत्मा के टुकड़े ढूंढने में बिता दिए। ये जानना जरूरी था, क्योंकि सनी अभी उनकी योग्यता की सही सीमा का खुलासा नहीं करना चाहता था। इस बात से एफी कितनी प्रभावित हुई कि वे भूल भुलैया से अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो गए थे, ये देखते हुए कि यह बहुत अनावश्यक ध्यान आकर्षित करेगा। वह अपने मुंह के कोने से मुस्कुराया। तो अब हमें क्या करना होगा? हाप ने अपनी कलम उठाए और एक बड़ा खाता खोला। ये बहुत आसान है, सच में। मुझे बस आप दोनों के नाम चाहिए ताकि आप दोनों की श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय अंकित हो सके, और बस इतना ही काफ़ी है। हमारे यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं, खासकर टावर ऑफ डस्क में। यहाँ बहुत शांति है, तो क्या मैं आपको वहाँ ठहरा दूँ? उसकी आंखों में घबराहट भरी चमक थी। टावर ऑफ डस्क का मतलब शायद यही है कि यह महल के पश्चिमी हिस्से में क्रिम्सन स्पायर के सामने है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग वहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन सनी के लिए कम लोगों का मतलब कम खतरा था। उसने दुबले पतले नौजवान को सिर हिलाकर इशारा किया। जरूर, कोई बात नहीं। हाप मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। ओह, तो आपके नाम? सनी ने खतरनाक सवालों से बचने की कोशिश करते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। मैं सनलेस हूँ, और यह कैसिया है? युवक ने उनके नाम लिखे और उनके आने की तारीख भी लिखी। सनी उसकी साफ सुथरी लिखावट को देखता रहा, उसकी नज़रें अंकों की छोटी छोटी पंक्तियों पर टिकी रहीं। तो दरअसल जिस रात वे भूले हुए किनारे पर पहुंचे थे, उस रात से ठीक 77 दिन बीत चुके थे। उन तीनों ने कुछ समय तक समय का ध्यान रखा था, लेकिन आत्मा भक्षक के साथ अपने भयावह अनुभव के बाद सनी वास्तविक गिनती पर पकड़ खो चुका था। बाहर असली दुनिया में बसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी। एक पूरा मौसम बीत चुका था। डॉट 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 ऐसा लगा जैसे ये जीवन भर का समय हो गया। सनी के दिल में उठ रहे तूफान पर ध्यान न देते हुए हाप ने खाता बंद कर दिया और उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। सब हो गया, अब अपनी चिंताएं पीछे छोड़ो और मेरे पीछे आओ। इन दीवारों के बीच तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका स्वर प्रसन्नचित था, लेकिन सनी ने हाप की उस त्वरित नज़र को नहीं देखा जो उसने सीलबंद गेट के पास चुपचाप खड़े खतरनाक गार्डों पर डाली थी। अध्याय 135 सहवास। हाप उन्हें महल में ले गया और अंदर जाने के बाद पालन किए जाने वाले नियमों और रीति रिवाजों के बारे में छोटी छोटी बातें समझाता रहा। वह बातूनी और मिलनसार लड़का था, इसलिए सनी जल्दी ही सब कुछ समझ गई। कुल मिलाकर ये बहुत सरल था। वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र थे, जब तक कि वह सहवास के बुनियादी नियमों का उल्लंघन न करता हो, कुछ छोटी मोटी शर्तों के साथ। संगमरमर के किले में कुछ क्षेत्र सभी के लिए खुले थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां केवल गनलॉग के सेनापति ही प्रवेश कर सकते थे। उन क्षेत्रों को एक ऊंचे टॉवर के चारों ओर कुंडली मारे बैठे एक सांप के प्रतीक द्वारा चिन्हित किया गया था। चलते चलते सनी ने कई कच्चे टेपेस्ट्री देखे जिन पर वो प्रतीक बुना हुआ था। टेपेस्ट्री का कपड़ा काला था, जिसके बीच में एक सफ़ेद मीनार और एक सुनहरा सांप कढ़ाई में बना हुआ था। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये क्रमशः डार्क सिटी, ब्राइट कैसल और उसके स्वामी का प्रतीक हैं। इसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि खाना, पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें कब और कहाँ मिलेंगी। हाप ने आखिरी बात ये बताई कि उन्हें किले के दूसरे निवासियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको शिष्टाचार का ध्यान रखना होगा, खासकर जब आप पहरेदारों और शिकारियों से बात कर रहे हों।
ये लोग हमारी रक्षा करते हैं और हमारी ज़रूरतों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये हमारे सम्मान के हकदार हैं। अगर इनमें से किसी को कोई गलतफहमी हो तो उनके बोझ का ध्यान रखना। हाँ। सनी ने दुबले पतले युवक की ओर गहरी नज़र डाली और उस कथन का अनुवाद इस प्रकार किया, गुनलोक के लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो, और यदि वे तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसे निगल जाओ। कैसा अद्भुत है। इस बीच उसे महल के अंदर लोगों के असल जीवन की कुछ झलकियां मिल गईं। सनी को हैरानी हुई कि वे उतने दबे कुचले और दुखी नहीं लग रहे थे जितना उसने सोचा था। दरअसल सब लोग कमोबेश ठीक ठाक लग रहे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बेशक उनके चेहरों पर चिंता, तनाव और दबाव के भाव थे, लेकिन यही बात असल दुनिया के लोगों के बारे में भी कही जा सकती है। कुल मिलाकर महल के निवासी आश्चर्यजनक रूप से साधारण लग रहे थे। मुझे लगता है कि मनुष्य किसी भी चीज के साथ अनुकूलन कर सकता है, और जैसा कि चेंजिंग स्टार ने उन्हें सिखाया था, अनुकूलनशीलता सबसे बड़ी ताकत थी। जब तक स्थिरता का कुछ अंश मौजूद है, इंसान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और ऐसा लग रहा था मानो उस प्राचीन किले का अत्याचारी स्वामी, चाहे वह कितना भी घृणित क्यों न हो, भूले हुए किनारे पर फंसे स्लीपरों को वह स्थिरता प्रदान कर रहा था। एफी के ये शब्द की वो कमीना ही इस जगह को एक साथ जोड़े हुए है, सनी के मन में गूंज रहे थे। शायद वह एक आवश्यक बुराई है। आखिरकार वे किले के सबसे पश्चिमी बुर्ज पर पहुंच गए। दरअसल वह ज्यादातर खाली और शांत था। दूर से मनराते लाल रंग के शिखर के भयावह दृश्य ने उन्हें यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उन दोनों के लिए यह एकदम सही था। कैसी बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, जबकि सनी अपनी परछाई के प्रति संवेदनशीलता के कारण स्पायर की मौजूदगी का आदी हो चुका था। इसके अलावा इस समय टावर की सभी खिड़कियां बंद थीं, जिससे वह नजरों से ओझल था। हापर अचानक रुक गया और कुछ शर्मिंदा स्वर में बोला, ओह, मैं पूछना भूल गया, क्या आप लोगों को एक कमरे की जरूरत होगी या दो? बिना ज्यादा सोचे सनी और कैसी ने एक साथ उत्तर दिया, एक, दो। फिर वे दोनों स्तब्ध रह गए और एक दूसरे की ओर मुड़े, भयभीत भाव से। कैसी शर्मा गई, जबकि सनी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। दोनों के लिए एक ही कमरा मानकर उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बस महीनों साथ कैंपिंग करते हुए कैसी को किसी काम में मदद की जरूरत पड़ने पर उसके पास रहना उसकी आदत बन गई थी। उससे भी ज्यादा वह इस अप्रत्याशित महल में उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उसे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन इन नई परिस्थितियों में एकल कमरे का अनुरोध करना एक अलग अर्थ सुझाता है। लेकिन वहां नहीं था। अपना गला साफ करते हुए सनी ने हापर की ओर देखा और कहा, अगर कमरे एक दूसरे के बगल में हों तो दो, अगर यह संभव न हो तो एक। घबराए हुए युवक ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और फिर कुछ आश्चर्यचकित स्वर में उत्तर दिया, ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दो बगल वाले कमरे ढूंढ सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर वह आगे चलने लगा। सनी ने कैसी की ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और हापर के पीछे चल दिया। वह गलतफहमी नहीं पालेगी, है न? जल्द ही वे दो मजबूत लकड़ी के दरवाजों के सामने खड़े थे। हाप ने सनी को दो लोहे की चाबियां दी और मुस्कुराया, हम आ गए। कमरे ज्यादा बड़े नहीं हैं, पर वाकई आरामदायक हैं। अपनी पहली सुरक्षित रात का आनंद लो दोस्तों। बहुत दिनों से तुम्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ होगा। मुझे पता है कि महल में आने से पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। भगवान का शुक्र है कि अब समय पीछे छूट गया है। खैर, कल सूर्योदय के 1 घंटे बाद किले के मुख्य हॉल में खाना परोसा जाएगा, वहीं मिलते हैं। ऐसा कहकर उसने आखिरी बार उनकी ओर देखा, शर्म से मुस्कुराया और चला गया। सनी और कैसी अजीब सी खामोशी में अकेले रह गए। अभी भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए सनी ने आह भरी और कहा, मुझे आशा है कि आपने यह नहीं सोचा होगा कि मैं। कैसी अचानक खिलखिला उठी, मुझे पता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हें इस महल के हर एक इंसान पर भरोसा नहीं है, और इसलिए तुम मुझे बाज की तरह घूर रहे हो ताकि सबको डराकर भगा दो। एक जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने वाले मतलबी हिंसक बड़े भाई की तरह, है ना? मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया और फिर कहा, सच कहूं तो मुझे भी यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं होता, इसलिए शुक्रिया। हालांकि मुझे कहना होगा कि यह जगह बिल्कुल होटल जैसी लगती है। मेरे माता पिता मुझे एक बार पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने ले गए थे और हम एक बहुत पुराने होटल में रुके थे। अरे, उसका क्या नाम था? ओवरगेज, ओवरलुक। खैर, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। सनी मुस्कुराया, ठीक है,
मैं कभी होटल में नहीं गया, लेकिन मेरा भी पहला विचार यही था। बेशक, ये तब था जब संबंधित होटल में सैकड़ों दुर्स्वप्न जादू वाहक मौजूद थे, जिसका मालिक एक हत्यारा तानाशाह था, और आसपास एक भी पुलिस अधिकारी नहीं था जो कुछ घटित होने पर मदद के लिए बुला सके। हाँ, मज़ेदार। सनी ने अपना अधिकांश जीवन पुलिसकर्मियों से डरकर बिताया और हर कीमत पर उनसे बचने की कोशिश की। लेकिन अब वह वास्तव में उन्हें बहुत याद करता है। अध्याय 136 चिंतन। मजबूत दरवाजे के दूसरी तरफ पत्थर की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था और एक पतली खिड़की थी जो लकड़ी के शटर से बंद थी और मोटे कपड़े से ढकी हुई थी। हाप ने उन्हें रात में खिड़कियां न खोलने की चेतावनी दी थी, लेकिन यहाँ गोधूली बेला में कोई भी इस दृश्य को घूरना नहीं चाहेगा। रात में महल से थोड़ी सी भी रोशनी बाहर आने देना एक गंभीर अपराध माना जाता था, इसलिए वह इस बात पर काफी जोर दे रहा था। बेशक, उस दुबले पतले युवक को यह नहीं पता था कि न तो सनी और न ही कैसी को अंधेरे में घूमने के लिए रोशनी की जरूरत है। वे खिड़कियां जितनी चाहे उतनी चौड़ी खोल सकते थे, हालांकि उनके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। कमरे के अंदर एक पलंग जिस पर पुआल का गद्दा था, एक पतली सी संदूकची और एक छोटी सी मेज थी। मेज पर पानी से भरा एक कटोरा, साफ कपड़े की कुछ पट्टियां और एक तेल का दीपक रखा था। यहाँ तक कि पॉलिश किए हुए कांसे से बना एक छोटा सा गोल दर्पण भी था। सनी ने अपने प्रतिबिंब की एक झलक देखी और चौंक गया, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। पिछले 2 महीनों में उसने कई बार खुद को परछाई की नज़र से देखा था, लेकिन वह वैसा नहीं था। वह बहुत बदल गया था। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा तीखा और कोणीय हो गया था। जवानी की आखिरी बची हुई बुलाई भी भूल भुलैया के कठोर दस्ताने ने उससे दूर कर दी थी। हालांकि सनी में शुरू से ही ऐसी कोई चीज नहीं थी। वह पतला और पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और अत्यधिक थकान के अन्य लक्षण थे। उसके काले बाल लंबे हो गए थे, जो उसकी आंखों पर बिखरे हुए थे। हालांकि सबसे ज्यादा बदलाव तो आंखों में ही आया। उनकी गहरी अंधेरी गहराइयों में एक शांत, भारी, धुंधली ठंडक की झलक थी जो पहले कभी नहीं थी। सनी को एक चौंकाने वाले एहसास के साथ समझ आया कि अब उसमें भी एक अनुभवी लड़ाके जैसी शक्ल आ गई है। ऐसे आदमियों की आंखों में छिपी गणनात्मक शीतलता को सरहदों में हत्यागणित कहा जाता था। हीरो और नेफिस में भी यही गुण था। बस यही बात उन्हें सच्चे योद्धा बनाती थी। दूसरी ओर सनी की आंखें हत्यारे जैसी थीं, और उससे भी अधिक गहराई में, जो केवल उसे ही दिखाई दे रहा था, विवेकीय मानवीय विरासत के सुनहरे धागे अंधेरे में रहस्यमय ढंग से चमक रहे थे। अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए सनी ने गहरी मुस्कान के साथ एक अजीब, कर्कश आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह ... अच्छा लग रहा है, सनलेस। तारानकन तारानकन तारानकन। कैसी के कमरे के दरवाजे की रखवाली के लिए अपनी परछाई को छोड़कर सनी नर्म गद्दे पर लेट गया, खुद को एक कंबल में लपेट लिया और खुद को सोने की कोशिश की। यहाँ शक्तिशाली महल की सुरक्षा में सैकड़ों लोगों से घिरे हुए एक असली बिस्तर पर लेटे हुए यह विश्वास करना कठिन था कि कुछ ही दिन पहले वह एक जर्जर नाव पर सवार होकर घातक समुद्र के शापित अंधेरे से होकर यात्रा कर रहा था, मूंगा भूल भुलैया के विचित्र परिदृश्य में भयानक राक्षसों से लड़ रहा था और एक प्राचीन आत्मा भक्षी पेड़ की लोलुप भूख के कारण अपना दिमाग टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ये सब एक बुखार भरे सपने जैसा लग रहा था। यह बुरा नहीं है, यह विचार करते हुए वह सो गया। सुबह नहा धोकर तरोताजा होकर वह दालान में कैसी का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि कठपुतली का कफन भी, जिसे आखिरकार आत्मा सागर में एक लंबे समय के लिए वापस लौटने और खुद को ठीक करने का मौका मिला था, एक बार फिर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित लग रहा था। उस बेचारे कवच पर इतना अत्याचार हुआ था कि 1 दर्जन स्लीपर्स की जान चली गई थी, फिर भी वह मजबूती से टिका रहा और कई मौकों पर उसकी जान बचाई। सनी को याद आया कि उसे यह कवच पाकर वह कितना भाग्यशाली था। अंधी लड़की ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। जल्द ही वह अपने कमरे से बाहर आ गई, मानो सुंदरता और ताजगी से दमक रही हो। ऐसा लग रहा था मानो कैसी ने भी सनी जैसा ही किया हो। जंगल में खून और गंदगी में महीनों तक रेंगने के बाद वे अंततः फिर से इंसानों की तरह दिखने और महसूस करने लगे। शुभ प्रभात। सनी ने पलकें झपकाईं। वह लगभग भूल ही गया था कि कैसी कितनी खूबसूरत थी। अपने नाजुक चेहरे, चमकदार नीली आंखों और हल्के सुनहरे बालों के साथ वह किसी खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। अंधी लड़की ने जादुई लबादा उतार दिया था और अब सिर्फ एक हल्का सा अंगरखा और पैरों में चमड़े के सैंडल पहने हुए थी। वह वाकई लाजवाब थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। इसमें परेशानी की बू आ रही है। सुप्रभात, कैसी? उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और नाक सिकोड़ ली।
सनी ने भौहें चढ़ाईं। ओह क्या, अंधी लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे नहीं पता, आपकी गंध अलग है। वह कुछ क्षण तक उसे घूरता रहा और फिर हंस पड़ा। यदि आप ये कहने का तरीका अपना रहे हैं कि मुझसे बदबू आती थी, तो धन्यवाद। शायद। खिलखिलाते हुए कैसी उसके करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मेरा यह मतलब नहीं था। खैर, चलो खाना खाते हैं। वे दोनों अजीब तरह से अच्छे मूड में थे। सनी ने कैसी को महल के मुख्य द्वार तक पहुंचाया, उसी रास्ते पर जो हाप ने उन्हें पिछली शाम बताया था। रास्ते में वह उन सभी दरवाजों और गलियारों से बचने के लिए सावधान रहा जिन पर सफेद मीनार पर लिपटे सुनहरे सांप का प्रतीक बना हो। शायद उसकी परछाई बाद में किले के निषिद्ध क्षेत्रों का जायजा लेने वाली थी, लेकिन अभी उन्हें कम ही रहना था और मुसीबत से बचना था। किले को ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि कई अन्य शयनकर्ता भी नाश्ता करने के लिए वहां जा रहे थे। किले में दिन में 2 बार भोजन परोसा जाता था, एक बार सुबह और एक बार सूर्यास्त से ठीक पहले। अगर आप एक बार भी भोजन करने से चूक जाते और आपके पास भोजन जुटाने का कोई और तरीका नहीं होता, तो आपको बाकी दिन भूखे रहना पड़ता। सनी ने स्लीपर्स को उत्सुकता से देखा, कभी कभी धीमी आवाज में कैसी को उनके बारे में बताता। महल के निवासी बाहरी बस्ती के हताश निवासियों से बहुत अलग थे। वे आमतौर पर स्वस्थ या कम से कम अच्छी तरह से खिलाए हुए लग रहे थे। यहाँ कवच प्रकार की स्मृतियों की मात्रा भी बहुत अधिक थी, हालांकि कई लोग अभी भी साधारण कपड़ों से बने कपड़े पहने हुए थे। उनमें से लगभग सभी जवान और खूबसूरत थीं, और उसने जितने लोगों को देखा था, उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जो 20 साल से ज्यादा उम्र के लग रहे थे। इसके बावजूद दिखने में कैसी जैसी कोई नहीं थी। अंततः वे किले के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां भूखे स्लीपरों की सुबह की भीड़ को बैठाने के लिए लंबी लकड़ी की मेजें रखी गई थीं। अचानक सैकड़ों आंखें कैसी और सनी को घूरने लगी। अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस करते हुए उसने गला साफ किया। बकवास। अध्याय 137। सबकी नजरें मुझ पर। विशाल महल का मुख्य हॉल देखने में भव्य और भव्य था। सुबह के सूरज की कोमल रोशनी ऊंची खिड़कियों से होकर और सफेद संगमरमर की दीवारों से परावर्तित होकर उसे एक चमकदार आभा से भर रही थी। दीवारें दर्जनों मीटर तक फैली हुई बारीक नक्काशी से सजी थीं, जो एक शाही चित्रपट का निर्माण कर रही थी। हॉल के दूर छोर पर सीढ़ियों का एक समूह एक अंधेरे कोने की ओर जाता था। कोने की पिछली दीवार में कई छोटे छोटे छेद थे, और उनसे होकर गहरे अंधेरे में सूरज की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तारों से जगमगाते रात के आकाश का एक टुकड़ा किसी तरह महल के भीतर बंद हो गया हो। उस प्रकाश के नीचे एक खाली सफेद सिंहासन खड़ा था। सनी ने कुछ क्षणों तक सिंहासन को घूरा, फिर अपनी निगाहें नीचे की और सैकड़ों लोगों की ओर देखा जो उन्हें देख रहे थे। पूरे भव्य हॉल में लंबी लंबी लकड़ी की मेजें रखी थीं, और उनके पीछे कच्ची बेंचों पर स्लीपर्स की एक अलग अलग भीड़ बैठी अपना खाना खाने में व्यस्त थी। उनके समूहों में एक तरह का पदानुक्रम था, लेकिन सनी अभी तक उसे समझ नहीं पाई थी। इस समय उनमें से अधिकांश लोग उसकी ओर ही देख रहे थे। सनी ने घुटन भरी सांस ली। उसे यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि ये सभी लोग दरअसल उसे नहीं देख रहे थे। वे सब कैसी को देख रहे थे, जो उसकी खूबसूरती से हैरान थे। बकवास। जैसा कि उसने सोचा था, इसमें परेशानी की बू आ रही थी। इस बीच आंधी लड़की को अपनी उपस्थिति से मची हलचल का एहसास नहीं था। उसकी मांसपेशियों में अचानक तनाव महसूस करते हुए उसने पूछा, सनी, तुम रुक क्यों गए? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, स्लीपर्स की भीड़ को अपनी सबसे खतरनाक नजरों से देखा और सपाट लहजे में जवाब दिया, बस दृश्य का आनंद ले रहा हूँ। फिर सनी खाना बांट रही युवतियों के पास गया, 2 प्लेट गर्मागर्म मॉन्स्टर मीट स्टू लिया और कैसी को एक मेज के आखिर में एक खाली जगह पर ले गया। उसने चाय जैसी दिखने वाली किसी चीज के 2 कप भी लिए। बैठते हुए उसने कैसी के हाथ में कच्चे बर्तन रख दिए और अपनी प्लेट को घूरने लगा। उसे यह सारा ध्यान जरा भी पसंद नहीं आया। देखो कैस, उनके पास सब्जियां भी हैं। कसम से, मेरे स्टू में कम से कम 2 टुकड़े ओह टमाटर के हैं या गाजर है। वो लाल आलू जैसी दिखने वाली चीज क्या है? सनी ने सब्जियां सिर्फ अकादमी के कैफेटेरिया में ही देखी थी, इसलिए वह उनमें फर्क करने में माहिर नहीं था। टीचर जूलियस ने भी बस यूं ही उनका जिक्र किया था, क्योंकि सपनों के दायरे में असली दुनिया की सब्जी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो उन्होंने सनी को पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे आम सब्जियों की तस्वीरें दिखाईं और कहा कि यदि उन्हें कभी कोई ऐसी चीज मिले जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आहा, ये चीज तो जानी पहचानी लगती है, तो उन्हें मुड़कर भाग जाना चाहिए। कैसी ने अपने स्टू को सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह चुकंदर है।
सनी ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कभी नहीं सुना। जब वे मासूमियत से बातें कर रहे थे, वह अपनी परछाई से स्लीपर्स को देख रहा था और बेचैनी से चीजों के गलत होने का इंतजार कर रहा था। और बहुत जल्द ही उन्होंने ऐसा कर दिखाया। सनी ने अपने दांत पीस लिए जब दो असभ्य दिखने वाले युवक अचानक अपनी बेंचों से उठे और हॉल के पार उनकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में अप्रिय उत्तेजना जल रही थी। ये रहा। किसने सोचा होगा कि उसे मुसीबत में डालने वाली चीज कैसी की खूबसूरती होगी। आमतौर पर यह तो उसकी तीखी जबान होती थी या फिर उसका सामान्य रूप से घिनौना व्यवहार। कभी भी, एक बार भी नहीं, ऐसा उसके रूप रंग के कारण हुआ था। आउच! मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना? सबसे बुरी बात यह थी कि पास आ रहे दोनों स्लीपर साफ तौर पर गनलॉक के गिरोह का हिस्सा थे। यह उनके कवच और इस बात से जाहिर था कि वे अपने हथियार असली म्यान में रखे हुए थे, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह। यादें हवा से भी आसानी से बुलाई जा सकती थीं, इसलिए उन्हें हर समय दिखाई देने का एकमात्र कारण डराना धमकाना था। उन्होंने कल महल के गार्डों से मुलाकात के बाद इस बात पर ध्यान दिया था। हाप ने क्या कहा था? अगर गनलॉक के किसी आदमी के साथ कोई गलतफहमी हो जाए तो याद रखें कि इन लोगों पर बहुत बोझ है। इनके साथ सम्मान से पेश आएं। दूसरे शब्दों में, इसे निगल जाओ। वे युवक अश्लील मुस्कान के साथ मेज के कोने में आ गए। वे साफ तौर पर अपनी आंखों से कैसी के कपड़े उतार रहे थे। सनी ने अपना सिर घुमाया और उनकी तरफ देखा। पास में बैठे स्लीपर्स भारी चेहरे के साथ पीछे मुड़ गए, स्पष्ट रूप से भयभीत और असहज थे। शायद वे सिर्फ नमस्ते कहना चाहते हैं। सनी ने अपना मुंह खोला। सम्मानपूर्ण, याद रखें, सम्मानपूर्ण रहें, डॉट डॉट डॉट, और कहा, तुम लोग क्या देख रहे हो? तारांकन तारांकन तारांकन। पूरा हॉल अचानक सन्नाटे में डूब गया। एक बार फिर सनी ने खुद को ध्यान के केंद्र में पाया। लेकिन इस बार हर कोई वास्तव में कैसी की बजाय उसे घूर रहा था। मुझे लगता है कि यह बेहतर है। आसपास तो रहे कुछ लोग जिन्होंने कुछ सेकंड पहले तक कुछ भी ध्यान न देने का नाटक किया था। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वे छोटा होने और पूरी तरह से गायब हो जाने की कोशिश कर रहे हों। सनी ने उनकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उन दो युवकों की ओर मुड़ा जो उस समय उसके ऊपर खड़े थे। उनकी आंखों में एक काली और खतरनाक रोशनी नाच रही थी। सच कहूं तो उसकी इस तीखी प्रतिक्रिया ने सनी को चौंका दिया था। गुस्से ने एक पल के लिए उसे काबू में कर लिया था और उसके मुंह से शब्द निकल गए थे। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी भाईचारे की प्रवृत्ति न केवल अभी भी जीवित थी, बल्कि कुछ हद तक प्रबल भी थी। भाड़ में जाए ये सब। वे अंधेरा और खतरनाक देखना चाहते हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगा। उसने उन दोनों बेवकूफ़ों को घूरा, ये जानते हुए कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बगल में कैसी ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उनमें से एक मूर्ख मुस्कुराया। हाँ, हम तो बस इस प्यारी सी गुड़िया से विनम्रता से परिचय कराना चाहते थे, लेकिन पहले हम इस बदसूरत छोटे जोकर से परिचित हो सकते हैं। कैसा रहेगा? उसने दूसरे स्लीपर की ओर देखा, जो सनी को बिना किसी हास्य के देख रहा था। कैसी ने भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, तुम क्यों हो? हालांकि उसी समय दूसरा युवक एक कदम आगे बढ़ा और गुर्राते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। तुमने अभी क्या कहा, विदूषक? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? मूर्ख, हम गनलॉक के आदमी हैं। उसका हाथ तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। सनी जानता था कि मामले को और बढ़ाना समझदारी नहीं होगी, लेकिन इस समय उसके पास कोई चारा नहीं था। अब पीछे हटने से सिर्फ तबाही ही हाथ लगेगी। वह इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानता था। जैसे ही उन्हें कमजोरी का एहसास हुआ, सब खत्म हो गया। वे केवल दो बातें समझते थे, भय और शक्ति। एक हाथ बढ़ाकर उसने गुस्से से उन युवकों की आंखों में सीधे देखा और कहा, बधाई हो, अब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मरा हुआ बना दूं। शायद उसकी आवाज में या शायद उसकी आंखों में कुछ पहचान कर तलवार की मूठ पर हाथ रखे स्लीपर को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। एक पल के लिए तो सनी को लगा कि उसकी धमकी काम कर गई, लेकिन फिर उस युवक ने चुपके से इधर उधर देखा और यह छोटी सी उम्मीद भी गायब हो गई। अगर वे अकेले होते तो शायद स्लीपर सनी को और ज्यादा परेशान करने की अपनी इच्छा पर पुनर्विचार करता, लेकिन इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने वह डर नहीं दिखा सका। सनी एक अहम बात पर ध्यान नहीं दे पाई। सभी बदमाश कायर होते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं लोगों को उनकी कायरता का पता न चल जाए। गनलॉक के आदमी ने धमकी भरे अंदाज में अपने दांत दिखाए। तुम्हारे जैसे नाजुक और कमजोर इंसान के मुंह से ये शब्द बहुत बड़े हैं।
पता है क्या, मुझे लगता है तुम्हारी लड़की को बेहतर संगति की जरूरत है। क्यों न हम तुम्हें गायब करके उसकी मदद करें। सनी मुस्कुराया। उद्धरण ... मुझे लगता है कि मैं आज कुछ मूर्खों को मार डालूंगा। इस बीच कैसी जो कुछ हो रहा था उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर तनाव और गहरा गया। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे किसके साथ रहना है। आप कृपया। हालांकि वे उसकी बात नहीं सुन रहे थे। सनी पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा था तथा एक क्षण की सूचना पर मिडनाइट शॉट को बुलाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। कृपया उन्हें अकेला छोड़ दो, वे मेरे दोस्त हैं। आश्चर्य से भरकर सनी ने जल्दी से अपना ध्यान छाया की ओर लगाया और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक लंबा और आत्मविश्वासी युवक कमर पर हाथ रखे शांति से खड़ा था। उसके भूरे बाल थे और चेहरा सौम्य और सुंदर था। उसकी आंखों में दोस्ताना हास्य झलक रहा था। वह था कास्ट। अध्याय 138 अप्रत्याशित पुनर्मिलन। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कैस्टर ही था, एकमात्र व्यक्ति जिसे सनी ने नेफिस को लड़ाई में हराते देखा था, भले ही यह सिर्फ प्रशिक्षण के दौरान ही क्यों न हुआ हो। अकादमी में कास्ट उनके स्लीपर्स बैच का एक स्टार था। सुंदर और मिलनसार होने के साथ साथ वह न केवल लोकप्रिय था बल्कि सम्मानित भी था। और हालांकि सनी को यह स्वीकार करने में दुख हुआ, लेकिन ये सिर्फ उसकी विरासत की ऊंची हैसियत की वजह से नहीं था। यहाँ तक कि दूसरे लीगेसीज भी उनका सम्मान करते थे। कई लोग तो उन्हें रैंकिंग का असली बादशाह मानते थे और अनुमान लगाते थे कि चेंजिंग स्टार को गलती से पहला स्थान मिल गया होगा। कास्ट शक्तिशाली, कुशल और आकर्षक था। वह विनम्र भी था और उसका व्यक्तित्व इतना मिलनसार था कि किसी के लिए भी उसे नापसंद करना मुश्किल था। उसकी पृष्ठभूमि बेदाग थी और उसका भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल था। मूलतः वह सनी के बिल्कुल विपरीत थे। अरे, मुझे पता था कि वह आवाज जानी पहचानी लग रही है। सनी ने अपना सिर घुमाया और उस सुंदर युवक को पूरी तरह से आश्चर्य से देखने लगा। वह आदमी यहाँ क्या कर रहा था? वो दो स्लीपर, जिन्हें पता भी नहीं था कि वो मिडनाइट शॉट की तेज धार का स्वाद चखने के कितने करीब आ गए हैं, भी यही कर रहे थे। उनके चेहरों पर अब कोई उत्साह नहीं था। ओह, ये तुम हो, यही मेरी लाइन थी। कास्ट ने खामोश मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं दिख रही थी, लेकिन किसी वजह से गनलॉक के आदमियों में बवाल मचाने की इच्छा कम होती दिख रही थी। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए स्वर में कहा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं, कास्ट? उसने उन्हें सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हाँ, हम अकादमी में साथ थे। उसके रूखे व्यवहार पर ध्यान मत दो दोस्तों, वो ऐसा ही है। थोड़ा रूखा जरूर है, लेकिन एक बार जब तुम उसे अच्छी तरह जान लोगे तो बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? सनी को इस बात पर बेवजह गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को चुप रहने पर मजबूर किया। वह समझ गया कि कास्ट बस मामला शांत करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ था। सनी को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वह कुछ बदमाशों को मार गिराएगा। लेकिन आगे क्या होगा, उसे शक था कि गनलॉक के मेजबान के बाकी सदस्य बस बैठे बैठे देखते रहेंगे। यहाँ अपने पहले ही दिन महल के मालिकों के साथ संघर्ष में शामिल होना आदर्श बात नहीं रही होगी। इस बीच उन गुंडों ने हार मान ली थी। नियंत्रण में होने का दिखावा करने की कोशिश में उन्होंने कास्ट को घूरा और पीछे हट गए। अपने दोस्त को कुछ शिष्टाचार सिखाओ कास्ट, अगली बार हम इतने उदार नहीं होंगे। ये कहकर वे पलटकर अपनी सीटों पर वापस चले गए और जो कोई भी उन्हें घूरने की हिम्मत करता उसे डराने लगे। जल्द ही भव्य हॉल फिर से आवाजों की गूंज से भर गया। कैस्टर ने अपनी निगाहों से उनका पीछा किया और फिर सनी की ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। यह कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं थी मेरे दोस्त, सनी ने उपहास किया। हाँ, अच्छा, कौन कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ? रुको, नहीं, ये ठीक से नहीं निकला। लंबा युवक कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर आह भरी। किसी भी हालत में आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कहकर वह बैठ गया, मानो किसी ने उसे आमंत्रित किया हो। खैर, माना कि उनके बीच कुछ न कुछ संबंध जरूर था। जिन लोगों के साथ आप अकादमी में पढ़े थे, उनसे बात करने की इच्छा होना स्वाभाविक था। फिर भी सनी को ये पसंद नहीं आया। कैसी पर एक त्वरित नजर डालते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या हमें जीवित देखकर क्या आप बहुत हैरान हैं? कास्ट हिचकिचाया। यह अच्छा है कि आप बच गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह स्वीकार करने का उनका तरीका था कि हाँ, उन्हें आश्चर्य हुआ था, लेकिन सुखद तरीके से।
यह कोई छुपी बात नहीं थी कि अकादमी के बाकी सभी स्लीपर सनी और कैसी को दो चलती फिरती लाशों की तरह देखते थे। जिस तरह नेफिस और कैस्टर रैंकिंग में पहले 2 स्थानों पर थे, उसी तरह वे सबसे निचले पायदान पर थे। इसी वजह से उन दोनों को तिरस्कृत और बहिष्कृत कर दिया गया था। बेशक जब बात सनी की आई तो उन्होंने न केवल अपने साथियों के ठंडे व्यवहार का स्वागत किया, बल्कि वास्तव में वे ही इसके लिए जिम्मेदार भी थे। वैसे भी कोई भी उनके आसपास नहीं रहना चाहता था, मानो मौत के उस अदृश्य प्रभामंडल से संक्रमित होने का डर हो जो जहां भी वे जाते थे उनका पीछा करता था। सनी खुद भी अतीत में कैसी से जितना हो सके बचने का दोषी था। फॉरगॉटन शोर की भयावहता के बीच कई महीने बिताने के बाद उन दोनों को जीवित और स्वस्थ देखना बहुत ही अजीब रहा होगा। कैसी मुस्कुराई। धन्यवाद। कैस्टर ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया और पूछा, उसका स्वर अजीब तरह से गर्म था। आप कैसे हैं, है ना? और आप? ओह, सिनलेस हैं। सनी ने उसे संक्षिप्त संकेत दिया। ठीक है, हालांकि मुझे हैरानी है कि आपको हमारे नाम याद हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम भूल गए हैं कि आप लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। कैसी ने उसका हाथ दबाया और अस्वीकृति भरे स्वर में कहा। धूप वाला। कास्ट ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, वह सही कह रहा है। हमने बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार किया। पीछे मुड़कर देखें तो हमने बहुत सी चीज़ें गलत की। काश हमें पहले से पता होता। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और कुछ देर चुप रहने के बाद वह सुंदर युवक अचानक पुरानी यादों से भरकर मुस्कुराया। लेकिन फिर भी अकादमी में बिताए वो दिन इतने बुरे नहीं थे, है ना? हे, मुझे आज भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, सिनलेस। तुमने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था। वो सारी लंबी चौड़ी कहानियां, जागृत अत्याचारियों के मुंह पर थूकना, तलवारबाज संतों को उंगली हिलाकर मार डालना। वह पुराने अच्छे दिनों को याद करके हंसने लगा। सनी मुस्कुराया। वह कुछ शरारत करने के मूड में था। क्या ये छोटी मोटी बातें? हाँ, बच्चों का खेल। तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने भूल भुलैया में क्या क्या किया है। अब ये तो शेखी बघारने लायक बात है। कास्ट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हास्यपूर्ण चमक नाच रही थी। ओह अच्छा, बताओ, और क्या किया है तुमने? सनी ने अत्यधिक उदासीनता से कंधे उचका दिए। ये और वह, चलो देखते हैं। उसने कुछ क्षण सोचने का नाटक किया और फिर उबे हुए स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे अविश्वसनीय काम किया है वह है अपनी तलवार के एक ही वार से एक महान शैतान को मारना। उसे तुरंत खत्म कर दिया। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मुझे उस हत्या से एक याददाश्त भी मिली। ओह, लेकिन आपके पूछने से पहले, नहीं, मैं उसे आपको नहीं दिखा सकता। क्योंकि ओह ओह ओह, ठीक है, मैंने उसे खा लिया। अध्याय 139। कास्ट उसे बहुत देर तक घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। कैसी भी सनी की गंभीर प्रस्तुति से खुश होकर खिलखिला उठी। अपना सिर हिलाते हुए सुंदर युवक मुस्कुराया और बोला, मैं देख रहा हूं कि आपका हास्यबोध नहीं बदला। अच्छा, यह अच्छी बात है। यहाँ बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। सनी ने 1-2 बार पलकें झपकाई और नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, आपका मतलब क्या है? हास्य की भावना। ये ईमानदार सच्चाई है। जवाब के बजाय उसे फिर से हंसी का एक झोंका मिला। उद्धरण ... वहाँ भोजन, सुरक्षा और हंसी थी। उसने अचानक सोचा। उसे याद आया कि कैसे कैसी ने पहली बार सपने में ब्राइट कैसल का वर्णन किया था। उसने सनी को भी उसे उसके द्वारों से अंदर ले जाते हुए देखा था। उसकी भविष्यवाणियां भयावह रूप से सटीक साबित हो रही थीं। आपको उस दूसरे दृश्य के बारे में आश्चर्य होता है जो उसने देखा था। खुद को विचलित न होने देते हुए सनी ने उस अशुभ एहसास को दूर भगाया और अपनी मुस्कान छुपा ली। फिर कंधे उचकाते हुए उसने उपहास किया, खैर, अगर आप नहीं चाहते तो मेरी बात पर यकीन मत कीजिए। खैर, ये मेरे कई कारनामों में से एक था। हालांकि बाकी, जाहिर है, उतने उल्लेखनीय नहीं थे। आप जानते हैं, आम चीजें, दर्जनों जागृत प्राणियों का वध करना, एक खूबसूरत राजकुमारी द्वारा मृत्यु के द्वार से पुनर्जीवित होना, शापित समुद्र की गहराइयों से प्राचीन भयावहता को बुलाना, प्राचीन राक्षसों को चकमा देकर उनके चंगुल से बचना, राक्षसों की हड्डियों से बनी नाव पर सवार होकर रसातल में जाना, पानी के नीचे विशालकाय दानवों से लड़ना, वगैरह वगैरह। ऐसी ही साधारण बकवास। जैसे ही वह बात कर रहा था, कैसी की हंसी धीरे धीरे बंद हो गई और वह कुछ चौंके हुए भाव के साथ उसकी ओर मुड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अब, जब वह कष्टदायक सफर पहले ही पीछे छूट चुका था, उसे आखिरकार एहसास हुआ था कि यह सब वाकई कितना अजीब था। कुल मिलाकर उनके जीवित रहने के खूनी संघर्ष के तथ्य किसी परीक्षा जैसे लग रहे थे।
लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह सब सच में हुआ था। यह उनके साथ घटित हुआ था। कास्ट ने हंसते हुए कहा, वाह सनी, तुम्हारी तुलना में मेरी कहानी तो कुछ फीकी सी लगती है। मैं अभी अभी शहर की दीवार के पास सपनों के दायरे में दाखिल हुआ हूँ और कुछ दिन डरावने राक्षसों से बचता हुआ बिता रहा हूँ, फिर अचानक महल से आए एक शिकार दल पर ठोकर खाए, और बस इतना ही। उसने आह भरी। वैसे आप लोग कब आए? मुझे यकीन है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, और सनी वैसे भी झूठ बोल नहीं सकता था। अपने विशालकाय स्टू को, जो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, हसरत भरी निगाहों से देखते हुए उसने आह भरी और कहा, हम 2 दिन पहले डार्क सिटी पहुंचे थे और कल शाम को महल में प्रवेश किया। सुंदर लेगेसी ने उसे घूरा, फिर 2 बार पलकें झपकाईं। रुको रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम लोगों ने सचमुच भूल भुलैया में 2 महीने बिताए? ओह, आखिरकार वो पला ही गया जिसका उसे डर था। सनी सचमुच नहीं चाहता था कि कोई उसे कोई ताकतवर इंसान समझे। सबसे पहले, दुश्मन द्वारा कमा के जाने से बेहतर कोई और फायदा नहीं था। दूसरी बात, उसे ये भी छिपाना था कि पहले दुर्स्वप्न में सच्चा नाम पाने वाला सिर्फ चेंजिंग स्टार ही नहीं था। सौभाग्यवश उन्होंने बहुत पहले ही एक असाधारण रूप से ठोस बहाना सोच लिया था। जब मुसीबत में हो तो हर बात का दोष नेफिस पर डाल दो। मन ही मन हंसते हुए सनी ने कांपने का नाटक किया और आह भरी। हाँ, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वह जगह, वह शुद्ध नरक है। सच कहूं तो अगर चेंजिंग स्टार न होता तो हम दोनों बहुत पहले ही मर चुके होते। वह भी उसकी मदद के बिना जीवित नहीं रह पाती, लेकिन कैस्टर को ये जानने की जरूरत नहीं थी। सनी को पूरा यकीन था कि नेव का नाम 2 हारे हुए लोगों, जैसे कैसी और उसके, के नाम के पास लेने से कोई भी यह सोचेगा कि उसने अकेले ही उन दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। जैसा कि पता चला, वह सही था। जैसे ही उसने नेफिस का जिक्र किया, कास्ट के चेहरे पर कुछ बदल गया। आंखों में एक अजीब सी नजर के साथ वह खूबसूरत आदमी थोड़ा आगे झुका और भ्रामक रूप से शांत स्वर में पूछा, बदल रहा है? लेडी नेफिस जीवित है? वह यहाँ है? वह पहले ही यह भूल चुका था कि सनी जैसे किसी व्यक्ति के लिए भूल भुलैया के घातक दुर्स्वप्न के माध्यम से लंबी यात्रा में जीवित बच पाना कितना असंभव था। सनी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। कास्ट की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा तीव्र थी। यह अजीबोगरीब होने की कगार पर थी। लेकिन फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि लंबा और सुंदर लेगेसी अकादमी में रहते हुए भी नेफिस के प्रति अजीब तरह से मोहित था। कमीने, किसी अज्ञात कारण से क्रोधित होकर सनी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, वह आसपास ही है। अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाते हुए कैसी एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर बोली, जब हम महल में आए थे तो हमारे पास सिर्फ 2 आत्मा के टुकड़े थे, इसलिए वह बाहरी बस्ती में रह रही है फिलहाल। कास्ट पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए निराशा की झलक दिखाई दी। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सनी ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, तुम्हें अचानक नेफिस में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? सुंदर युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या? ओह, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हम में से ज्यादा लोग बच गए। फिर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं जो जान पाया उसके अनुसार इस साल जादू के जरिए 7 से ज्यादा स्लीपर्स को ही फॉरगॉटन शोर भेजा गया था। आज तक मुझे यही लगता था कि मैं ही अकेला बच पाया हूँ। यह अच्छा है। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं गलत था। कास्ट का चेहरा गंभीर हो गया। अगर लेडी नेफिस आपके साथ थी तो इससे पता चलता है कि आप ब्राइट कैसल तक जिंदा कैसे पहुंच पाए। लेकिन बाकी 3, मुझे डर है कि वे बहुत पहले मर चुके हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सनी और कैसी ने इस नई जानकारी को स्वीकार करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ये सच था कि अकादमी के बाकी स्लीपर्स ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। फिर भी ये जानकर कुछ हद तक दिल टूट गया कि जिन बच्चों को वे जानते थे, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, अब वे चले गए थे, सपनों के साम्राज्य की क्रूर अग्नि में मारे गए थे। क्रूर और निर्दयी दुर्स्वप्न जादू ने अपना पहला शिकार बना लिया था। अगला कौन होगा? एक दूसरे की ओर देखे बिना उन्होंने चुपचाप कैस्टर के शब्दों को दोहराया। उद्धरण चिन्ह ... उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अध्याय 140 सच्ची विरासत। कुछ देर खामोशी में बीता। हर कोई यही सोचता रहा कि इस शापित जगह पर उनका क्या हश्र होगा। आखिरकार सनी ने खुद को इस अंधेरे ख्याल से बाहर निकाला और पूछा, तो तुम इतने समय से यहीं हो? तुम इस महल में कैसे रह पा रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम इस सुनहरे सांप की सेना में शामिल हो गए हो।
कास्ट ने आह भरी, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि अगर मैं कहूं कि मुझे ऐसा करने का मन नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूंगा। किसी न किसी तरह यहाँ सभी रास्ते गनलॉग और उसके आदमियों तक ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुट्ठी भर से ज्यादा ताकतवर स्लीपर्स ही ऐसे हैं जो स्वतंत्र रह पाए हैं। फिलहाल मैं उनमें से एक हूँ। सनी ने उसे घूरकर अपना प्रश्न दोहराया। ऐसा कैसे? सुंदर युवक ने कंधे उचकाए। मेरी पहलू क्षमता मुझे दुर्लभ प्राणियों के चंगुल से बचने में एक निश्चित लाभ देती है, हालांकि उन्हें मारने में उतनी नहीं। मैं अन्य स्वतंत्र शिकारियों के साथ कुछ शिकार अभियानों पर गया था, लेकिन वह एक गलती थी। हम मुश्किल से जिंदा बच पाए। फिर भी इससे मुझे कुछ आत्मा के टुकड़े मिले, बाकी मुझे कुछ यादें बेचकर मिले। सही कहा, उन आम लोगों से अलग, गर्वित लिगेसी ने स्वप्न लोक में स्मृतियों के एक पूरे भंडार के साथ प्रवेश किया था जो उसके कबीले ने उसके लिए तैयार किया था। उसने पहले से ही अवशोषित आत्मासार की एक बड़ी मात्रा के साथ शुरुआत की थी, हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं होती। स्मृतियों के विपरीत, जिन्हें किसी के द्वारा भी वास्तविक दुनिया में वापस लाया जा सकता था, वास्तविक आत्मा के टुकड़े भौतिक वस्तुएं थीं, और इस प्रकार केवल मास्टर्स और संत ही उन्हें परिवहन करने में सक्षम थे, क्योंकि वे भौतिक रूप से लोगों के बीच यात्रा करते थे, न कि केवल स्लीपर्स और अवेकन की तरह आत्मा में। इसका मतलब था कि अमीर विरासती कबीले भी अपने वंशजों को पहले से बहुत ज्यादा आत्मिक तत्व नहीं दे सकते थे। आखिरकार गुरु एक दुर्लभ प्रजाति थे, संतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहरहाल कास्ट का हाल भूले हुए तट पर किसी और से बेहतर था। उसकी पैतृक यादें उसे महल में महीनों, शायद सालों तक एक सुकून भरी जिंदगी बिताने के लिए काफी थी। वह इस समय का इस्तेमाल डार्क सिटी की बारीकियां सीखने, एक स्वतंत्र शिकारी बनने या अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और अंततः गनलॉग के मेजबान में शामिल होने में कर सकता था। इस नरक में भी उसकी पृष्ठभूमि ने उसे बहुत बड़ा लाभ दिया। भाग्यशाली कमीना ... लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वे गुंडे उसके बुरे पक्ष में आने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों थे। सनी ने भौहें चढ़ाईं। गुनलॉग के आदमी तुमसे क्यों डरते थे? कास्ट ने व्यंग्य से उसकी ओर देखा। वे दोनों, ठीक है, तुम अभी अभी महल में पहुंचे हो। खैर, असल में गनलॉग की सेवा करने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। जिन लोगों को तुमने इतनी लापरवाही से नाराज किया है, वे महल रक्षक दल के सदस्य हैं। वे टोटेम पोल में सबसे नीचे हैं। वे सबसे कमजोर भी हैं और उन्हें युद्ध का कोई खास अनुभव नहीं है। मेरी जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है, वह उन्हें मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। कास्ट के मिलनसार व्यक्तित्व के कारण उससे बात करते समय लेगेसी शब्द का असली मतलब भूल जाना आसान था। लेगेसी को लड़ने और मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था क्योंकि वे मुश्किल से चल पाते थे। उनमें से हर एक सच्चा शक्तिशाली था। सनी को जरा भी शक नहीं था कि महल में कास्ट की असली प्रतिष्ठा उतनी कम नहीं थी जितनी वह उन्हें यकीन दिलाना चाहता था। आखिरकार वह अकेला इंसान था। नहीं, असल में सनी को पता था कि वह अकेला प्राणी था जो नेफिस को युद्ध में हरा पाया था। और व्यक्तिगत शक्ति के मामले में सनी के दिल में नेफिस का स्थान बहुत ऊंचा था। कोई भी अन्य इसकी तुलना नहीं कर सकता। उन्हें यह भी यकीन था कि कास्ट की प्रतिष्ठा खून बहाकर अर्जित की गई थी। मैं सचमुच आशा करता हूं कि मुझे एक दिन युद्ध में इस आदमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सनी ने सोचा। उसे एक ठंडी अनुभूति हो रही थी, जिसके बारे में उसे पूरी उम्मीद थी कि यह कोई पूर्वाभास नहीं था। एक आह भरते हुए उसने अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश की और पूछा, तो मुझे उनके प्रतिशोध के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? मिलनसार युवक ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। जिन 2 गार्डों को आपने अपमानित किया है, वे खुद कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेजबान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे। बस उन्हें और ज्यादा नाराज मत कीजिए। वह अचानक गंभीर हो गया। हालांकि अगर वे शिकारी होते या उससे भी बदतर पाथफाइंडर होते, तो मेरा नाम भी आपकी रक्षा नहीं कर पाता। आप बस मर जाते। इसलिए कृपया भविष्य में अपने कार्यों पर ध्यान दें। ये महल एक तरह से बाहर के शहर जितना ही खतरनाक हो सकता है, खासकर आपके स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सनी ने उसे काटना चाहा, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ... हाँ, सचमुच उसका स्वभाव मुसीबतें खींचने वाला था। दोषी तो वही है जो आरोप लगाया गया है। जब वह अपने जीवन के विकल्पों पर पुनर्विचार कर रहा था, तो कैसी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, कास्ट, क्या सचमुच यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है?
गर्वित लेगेसी ने उसकी ओर देखा और काफी देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। उसकी आंखें भारी और उदास थीं। थोड़ी देर बाद उसने आह भरते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां हम में से कोई भी कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। कैसिया, अभी तो यही है, हमें यही रहना है। हो सकता है भविष्य में कुछ बदल जाए, लेकिन अभी के लिए बस अपना ख्याल रखो और जिंदा रहने की कोशिश करो। खड़े होकर उसने आखिरी बार उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, सच में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं अब तुम्हें खाना खिलाकर छोड़ देता हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलने आना। मेरा घर टावर ऑफ डॉन में है। क्वार्टर, बेशक उस बदमाश के पास क्वार्टर है। इसके साथ ही कास्ट वहां से चला गया, जिससे सनी को अंततः उसका स्टू खाने का मौका मिल गया, जो उस समय तक मुश्किल से गर्म हुआ था। वाह, नाश्ता खराब हो गया, उसने गुस्से से सोचा और लंबे स्लीपर की पीठ में 2 छेद कर दिए। उसकी गलती, सब उसकी गलती है, मेरी नहीं। हाँ, बिल्कुल, तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद सनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था। टावर ऑफ डस्क शांत और सन्नाटा था। अब समय आ गया था कि उसकी परछाई को सैर पर भेजा जाए।